हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 जिसकी परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को होने वाली, उसी के लिए आज मैंने गणित का दूसरा मॉडल पेपर लिया है। पूरा मॉडल पेपर आपको हम सॉल्व कराएंगे, जिसकी पूरी व्याख्या कराएंगे। आप भी अपने हाथों में कॉपी और कलम ले लीजिए और मेरे लगाने से पहले आप भी आंसरों को जरूर जो है कमेंट करें। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 इंटू 3/3/2 का 5/6 भाग 1 सही 1/4। अब आपको नीचे का जो पोर्शन है पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको जो है फाइनली धीरे धीरे लिखना है, जिससे आपको कोई भी गलती ना हो। तो देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ। तो पहले 1 प्लस 1 अपान। अब आप इसमें से अगर हम एक में से आधा घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों आधा, और ये इंटू है, और ये 3 अपान आपका यहाँ बचेगा 3/2। का मतलब होता है गुणा, तो हो जाएगा 5/6। और ये इसको कर देंगे भाग की जगह गुणा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 एक 5, 5/4 यानी 4/5 बच्चों। अब आप देखिए, इसको हम लिख लेंगे 2/1 प्लस ये 1/2 पलट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर यह आ जाएगा 3 अपान। अब यहाँ देखिए बच्चों 5 और 5 आप काट दोगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ही आपका बच रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 इंटू 3, 3 कट जाएगा, इसका मतलब 2। तो देखिए यहाँ से आंसर आपका 2 आएगा। शायद यहाँ पर ऑप्शन ये देखिए 4 वाला मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा? तो सबसे पहले हम टंकी का आयतन बच्चों निकाल लेंगे। तो टंकी का आयतन क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 तियाँ 15 दूनी 30 घन मीटर। ये हो गया टंकी का आयतन। और 1 घन मीटर बराबर बच्चों होता है 1000 लीटर। इसलिए टंकी हमारी है 30 घन मीटर की, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये पानी लीटर में हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 30,000 लीटर। तो 30,000 लीटर यहाँ से जो भी आपका मिल रहा होगा उसे हम लोग लगा लेंगे। तो ये देखिए दूसरा है, तो आप यहाँ पर दूसरा वाला टिक कर लेंगे। चलिए, शून्य क्या है? शून्य देखिए प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या है। धनात्मक पूर्णांक है नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक है नहीं, ठीक है ना। शून्य जो है पूर्ण संख्या में सम्मिलित करने से जो है पूर्ण संख्या बनती है। चलिए, अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 44, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चों हमारी संख्या कितनी है, x है, उसके 3/5, उसका 3x/5 यानी संख्या x है, उसका 3/5 हो गया 3x/5, उनका अंतर कितना है, 40 है। तो संख्या बताना, तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एक तो हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 40। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x/5 बराबर 40, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2x बराबर 40 इंटू 5। तो देखिए x बराबर हो जाएगा बच्चों 40 इंटू 5/2, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 20 पंजे 100। इसका मतलब टंकी जो है वो हमारी संख्या जो है वो कितनी होगी, 100। देखिए ऑप्शन तीसरे में आपको आ रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संख्या आपके पास यहाँ पर संख्या देखिए ये दी गई है, ठीक है। तो 32,90,000, अरे ये तुम्हारा थोड़ा सा पढ़ने में इसको आप लिख लीजिए 32907,5 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो ये देखिए 7 जो है हमारा कहाँ पे है, 7 हमारा है दहाई पे। तो 7 इंटू 10 बराबर 70 हो जाएगा। और जातीय मान मतलब वही जो रहता है
उसको क्या है अंतर, अंतर माने घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आसान प्रश्न है। 27 पेनों का विक्रय मूल्य 30 पेनों के क्रय मूल्य के तुल्य है, यानी बराबर है, तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। इस प्रश्न को आप करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर लाभ ही होगा। क्यों? जितने के आप 30 पेन लाए हो और 27 पेन उतने के बेच दे रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको लाभ ही होगा। अब कितना लाभ होगा, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सरल ट्रिक बताता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये कितना 30 पेन, यानी 30 पेन कितने के हैं 100 रुपये के। अब आप देखिए 100 इसलिए माना है कि 100 में प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 में ही निकालते हैं, तो इस पर जितना अधिक आ जाएगा उतने प्रतिशत इसका लाभ हो जाएगा। इसका मतलब 30 पेनों का मूल्य अगर 100 रुपया है तो यहाँ पर 27 पेनों का मूल्य भी 100 रुपये होगा। लेकिन हमको एक पेन का मूल्य चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे 100/27। अब हमें 30 पेन बेचने हैं, तो 30 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 × 30/27। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे। जैसे ही इसको हम काटेंगे तो ये देखिए 3 9 27, 3 धाम, इसका मतलब ये हो गया 1000/9 रुपये की बिक्री मूल्य है और 100 रुपये की खरीद है। तो इसका लाभ कितना होगा, तो लाभ निकालने के लिए बच्चों 1000/9 - 100, ठीक है। तो ये हो गया लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य हो गया माइनस क्रय मूल्य। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम 9 आएगा तो हो जाएगा 1000 - 900। इसका मतलब 100/9% का लाभ होगा। अब इसको अगर तुम्हें भाग करना है तो 9 × 9, 9 × 9 1 सही, तो ये आ जाएगा 11 सही, 1/9% का इसमें लाभ होगा। तो यानी दूसरा वाला प्रश्न यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है। 4 दर्जन केलों का मूल्य 24 रुपये है, तो 150 150 किलो का मूल्य क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर केलों की संख्या दी गई, यहाँ पर दर्जन दिए गए। एक जो दर्जन होता है बच्चों वो 12 के बराबर होता है, तो 4 दर्जन हो जाएगा 12 चौक 48, यानी 48 अगर हम केले खरीदते हैं तो ये मिलते हैं बच्चों 24 रुपये के। तो अगर एक केला लेना हो तो हो जाएगा 24/48, और इसलिए अगर हम 150 केले खरीदे, क्योंकि एक केले का मूल्य मालूम है तो भाग कर देंगे। 24 × 24 दूना 48, 2 × 2 230 14, 2 पंजे 10, अर्थात 75 रुपये के जो है 150 केले आपको मिलेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न आपके सामने है। कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, तो दर बताइए। तो आपसे यहाँ पर देखिए बच्चों दर पूछी जा रही है। तो सबसे पहले कोई धन मान लेते हैं, x है 5 साल में दोगुना हो गया, तो वो इसका मतलब मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो गया 2x हो गया। हमने x रुपये दिया 2x पाया, तो इसका मतलब इसमें जो साधारण ब्याज है बच्चों, साधारण ब्याज कितना होगा, हमने 2x रुपये हमको उसने वापस किया, x रुपये हमने दिया था तो x हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है x रुपये है, मूलधन भी x रुपये है। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है 100 × साधारण ब्याज बटे, ठीक है, मूलधन इंटू आपका समय। अब आप यहाँ पर जैसे ही रखेंगे, ये देखिए 100 और साधारण ब्याज x रुपये, मूलधन x रुपये है, समय आपका 5 है, x कट जाएगा, 5 × 5 दूनी 10, अर्थात 20, यानी 20% पर पैसे दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। तो प्रथम जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, दूसरी 3 होती है, चौथी 5, तीसरी 5 होती है और अगली 7 होती है। 3 2 5, 5 10 7 17। इसका मतलब 4 प्रथम जो अभाज्य संख्या है उनका योग हमारा 17 होगा। अगला प्रश्न है। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकालना चाहूँ तो कितने प्रतिशत होगी, 100 में से 70% लड़के हैं, तो इसका मतलब ये 30% लड़कियाँ हो गई। अब प्रश्नानुसार मान लेते हैं x का
30% लड़की हैं, वो की कितनी है 756। इससे हमारे पूरी संख्या निकल आएगी। इसका मतलब x का 30% बराबर 756। अब आप यहाँ से 0 0 काट लीजिए तो ये हो जाएगा 3x/10 बराबर 756। तिर्यक गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 3x बराबर 756 इंटू 10, और x की वैल्यू जैसे निकालोगे बटे हो जाएगा 3। तो यहाँ से 3 से अब आप इसको काट देंगे। 3 दूनी 6, 2 3 5 15, 3 दूनी 6, 252 दहाइयम हो जाएगा 2520। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो बच्चे होंगे उस स्कूल में 2520 होंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। संजीव 5000 रुपये में टीवी सेट खरीदता है और 4750 रुपये में बेच देता है, उसे कितने % की हानि हुई? 100% इसको हानि ही हुई। 5000 का खरीदा, यानी ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इसमें देखिए बच्चों हानि कितनी निकलेगी? हानि आप घटा लोगे तो 48, यानी 250 रुपये की आपको हानि हो रही बच्चों। तो इसका मतलब हान प्रतिशत क्या होता है? हानि इंटू 100 और बटे क्रय मूल्य। सदैव क्रय मूल्य पर ही हर चीज़ निकाली जाती, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। हानि हो गई 250 इंटू 100 और क्रय मूल्य आपका है 5000। अब आप यहाँ से काटेंगे 1 0 2 0 3 0 1 2 और 3, 5 एकम 5 25। इसका मतलब उसे 5% की बच्चों हानि हुई है। तो 5% यहाँ पर देखिए चौथा वाला ऑप्शन में दिख भी रहा है और इसे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समावर्तक 240 हो तो छोटी संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो बच्चों है 3x और बड़ी संख्या है 4x। जब आपको अनुपात में दिए उसमें कोई एक सर्वभाजक गुणनखंड लगा लेते हैं। अब आप इसको हम निकालेंगे लघुत्तम। यहाँ पर देखिए x से कट रहा है 3 और 4, अब एक कट नहीं रहा तो इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम होगा x इंटू 3 इंटू 4, तो 4 3 12x लघुत्तम है और हमारा दिया कितना 240। तो प्रश्नानुसार हमारे अनुसार निकला है 12x और प्रश्न के अनुसार निकल रहा है 240। बराबर कर देंगे तो x बराबर 240 बटे 12, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, यानी x की वैल्यू आ गई 20। अब चूँकि सबसे छोटी संख्या हमने मानी थी, देखिए ये 3x, तो 3 इंटू x की वैल्यू है 20, तो 20 नहीं आई 60। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या रही होगी वो आपकी 60 रही होगी। बच्चों अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? आपको याद रखना है, जब कोई बच्चों ये बिजली का देखिए खंभा होता है, इसको जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो अपनी जो इसकी लंबाई है ये 75 मीटर है। देखिए यहाँ से अगर ये ट्रेन जा रही है, ये हमारा खंभा है, तो यहाँ से निकलने के बाद जब ये ट्रेन यहाँ निकलेगी यानी अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, तो जो है जितना समय लगेगी वही खंभे को पार करने में लगा समय होगा। तो यहाँ पर चूँकि खंभे को पार करने में सेकेंड्स लगेंगे, चूँकि ट्रेन की लंबाई मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए चाल को हम पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल बराबर हम लिख लेंगे 90, इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाती है मीटर पर सेकंड। 18 एक कम 18, 18 पंजे 90, यानी 25 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है। तो यहाँ से आपसे समय पूछा जा रहा है बच्चों। तो चूंकि समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी है 75 मीटर की रेलगाड़ी है और उसकी चाल आपने अभी अभी निकाली है 25, तो 25 से कम 25 नहीं आई 75, यानी 3 सेकेंड। यानी इसका मतलब ये हुआ वो जो ट्रेन है उस खंभे को 3 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखकर आप छोड़ने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचिए, देखिए नीचे लिखा क्या पढ़िए जरूर। मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रश्नवाचक के स्थान पर लगभग मान क्या आएगा। जब लगभग की मान की बात आती है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको जो है सन्निकट मान लेने होंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पर 7702 भाग जो है, अब ये
43.96 है, 9 है तो एक बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये 44 हो गया प्लस। अब देखिए 25.11 है तो एक छोड़ देंगे, इंटू 45 और 8 है तो इसको हम लोग 45 की जगह क्या कर देंगे बच्चों 46 और बराबर इसको यहाँ मान लेंगे x इंटू 15। ठीक है, अब आप यहाँ से जैसे इसकी गुणा और भाग आप करोगे तो जैसे ही ये मान लिया हमारा आ गया 702/44 प्लस और 25 इसकी गुणा करोगे 1150 बराबर 15x आ जाएगा। और इसको जब आप भाग करोगे आ जाएगा 175 प्लस 1150 बराबर 15x। तो ये 15x बराबर दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ के आ जाएगा 1325। और जैसे इसको x बराबर निकालोगे, इसको 1325 को 15 से भाग करोगे तो बच्चों आ जाएगा 88। तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आपको 88 के बराबर आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपके सामने अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। यदि बादल की गर्जना बिजली की चमकने से 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पर है। तो अब आप देखिए, ये मान लीजिए बादल है और यहाँ तक आपको आवाज़ आने में 10 सेकंड लगता है और जिस चाल से आ रही है वो है 330 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे देखिए, तो इसमें बादल की दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहाँ पर चाल है 330 मीटर पर सेकंड, समय लगता है 10 सेकंड, इसका मतलब 3300 मीटर दूर बादल है। चूँकि यहाँ किलोमीटर में दिया है तो हम 3300 को बच्चों 1000 होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 33/10 और इसको जैसे भाग करोगे तो आएगा 3.3 किलोमीटर। 3.3 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न बेहद आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो देखिए पहली संख्या आपके पास 24 है, दूसरी संख्या नहीं पता, लासा आपका 48 है, मासा आपका 8 है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 48 इंटू 8/24। 24 एकम 24, 24 दूना 48 होता है, 8 दूनी 16। इसका मतलब दूसरी संख्या आपकी 16 होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी आपके लिए कठिन है बच्चों आज, लेकिन मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। संख्या 437 के अभाज्य गुणनखंड, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो ये देखना है 427 किसके वर्ग के करीब है। अब देखिए 21 एक संयम बच्चों होता है 441। अब आपको क्या करना है, 21 संख्या के पहले की सभी यानी 21 के वर्ग के करीब है तो हम 21 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लें। कैसे, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। 2, 3, 5, 11, 13, 17 और 19 ये अभाज्य संख्या। अब ये इन्हीं संख्या से कटेगा तभी इसके अभाज्य गुणनखंड पता चलेंगे। 2 से ये कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा, 5 से कट नहीं रहा, 11 से कट नहीं रहा, 13 से कट नहीं रहा। आप इसे काट के देखिएगा। अब ये देखिए आपका 17 से भी नहीं कट रहा और 19 से इसको हम काट सकते हैं। देखिए कैसे, हम 19 से इसको काट के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 19 दूना होता है बच्चों 38, यहाँ बचेगा 5, तो 19 तिया 57। इसका मतलब इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 19 इंटू 23। तो इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड संभव है। तो यहाँ से देखिए 2 कहीं पर आ रहा होगा, ये देखिए दूसरा लगा देंगे। अगर मैं 58 की बात करूँ, 1 सेकेंड और 1 मिनट का कौन सा दशमलव है, तो एक इसको पूछ क्या रहा है तो आप पहले लिखोगे 1 सेकेंड बटे 1 मिनट। तो 1 सेकेंड बटे मिनट को 1 मिनट में होते 60 सेकंड, अब दोनों सेकंड में हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 60 से इसको कर देंगे भाग, जाएगा नहीं तो लगाओगे दशमलव, बढ़ाओगे 0 तब भी नहीं जा रहा है, फिर एक 0 बढ़ा लोगे आप
तब भी ये देखिए नहीं जा रहा, तो अब आप क्या करोगे, जीरो बढ़ा लोगे तो ये देखिए 60 ही कम चला जाएगा आपका, 60 जीरो बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। फिर आप इसको देखिए करेंगे तो 6 36, तो लगभग 0.016, यानी ऑप्शन तीसरा वाला आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है, अच्छा एक प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 है। चूंकि जो वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं 2.6, तो इसका ये मतलब हुआ उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों होता है भुजा गुणित भुजा। जैसे आयत में लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो इसमें दोनों बराबर हैं, तो 2.6 इंटू 2.6। अब ये समझ लीजिए आंसर जो भी आएगा वो आएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगना अनिवार्य है, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, और ये दोनों हैं। अब 26 होता है 676, 2 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 6.76, यानी पहला वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 1056 है और उसकी चौड़ाई 24 मीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई लिख लेंगे, इसकी लंबाई मुझे पता नहीं है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी है 24 बराबर हो गया उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 1056, तो लंबाई बराबर आ जाएगा 1056/24। अब आप इसको काट सकते हैं, देखिए 2 से काट लोगे 12 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, ठीक है। अब आप इसको फिर काट लीजिए 4 से, देखिए काट लीजिए 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 से फिर काट लीजिए 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, कुल मिला के देखिए 44 मीटर आपका यहाँ से आ गया। तो कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे, निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये आपको प्रश्न पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।